आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है उम्मीद से गुस्से तक के सफर की। और अर्जियों से अधिकारों की लड़ाई तक पहुंचने की। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें गांधी के आने से ठीक पहले के उस दौर में ले जाते हैं जब भारत कह सकते हैं अपनी आवाज ढूंढ रहा था। ये कहानी है 1885 से 1916 तक की। और ये आवाज एक बार में नहीं मिली, ये कई छोटी बड़ी आवाजों का एक संगम थी। अच्छा। कुछ आवाजें बहुत सधी हुई थीं, कानूनी दलीलों में बात करती थीं, कुछ बहुत तेज थीं जो सड़कों पर गूंजती थीं, और कुछ आवाजें तो ऐसी भी थीं जो अंधेरे में बंदूकों और बमों के जरिए अपनी बात कह रही थीं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे याचिकाओं और प्रार्थनाओं से शुरू हुआ सफर स्वराज के नारे तक पहुंचा। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कहानी के पहले अध्याय से, जिसे हम नरम दल का दौर कहते हैं। जी, 1885 से 1905 तक का दौर, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नई नई बनी थी और उसके नेता ये मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य न्यायप्रिय है। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सुनेंगे। हाँ, उन्हें लगता था कि अगर अपनी बात सही तरीके से सही दलीलों के साथ रखी जाए तो सुनवाई जरूर होगी। इसी सोच से उनके काम करने का तरीका निकला, जिसे 3P कहा जाता है: प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। प्रार्थना, याचना और विरोध। लेकिन आज के दौर से देखें तो ये तरीका थोड़ा कमजोर नहीं लगता? मतलब सिर्फ चिट्ठियां लिखने से आजादी कैसे मिलती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये 3P आज हमें कमजोर लग सकते हैं, पर सोचिए उस दौर में जब एक संगठित राष्ट्रीय पहचान बन ही रही थी। हाँ, ये तो शुरुआती दिन थे। बिल्कुल। तो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होने का यही सबसे समझदारी भरा तरीका था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब बड़े नाम थे। जी, ये नेता ब्रिटिश सिस्टम को अंदर से समझते थे। उन्होंने एक कानूनी और नैतिक आधार बनाया जिस पर बाद में गरम दल ने अपनी इमारत खड़ी की। अच्छा, तो ये जमीन तैयार कर रहे थे एक तरह से। हाँ, उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की मांगे जायज हैं। दादा भाई नौरोजी ने तो लंदन में 1887 में इंडियन रिफॉर्म कमेटी बनाई। 1889 में बनी ब्रिटिश कमेटी ने 1890 से इंडिया नाम की एक पत्रिका भी शुरू की। मतलब लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं, लंदन में भी लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। मकसद साफ था, ब्रिटिश संसद और जनता को सीधे ये बताना कि भारत में उनके अफसर क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक लड़ाई थी। तो नरम दल जमीन तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर जैसा कि हमेशा होता है, एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, एक चिंगारी। और 1905 में उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने अनजाने में वही चिंगारी भड़का दी। बिल्कुल, वो चिंगारी थी बंगाल का विभाजन, जिसे कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए है। हाँ, कहा तो यही गया, लेकिन असली मकसद था बांटो और राज करो। हिंदू मुस्लिम एकता, जो बंगाल की राजनीतिक चेतना का केंद्र थी, उसे तोड़ना था। और इसकी घोषणा होते ही पूरे बंगाल में जैसे भूचाल आ गया। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। और वो दिन, 16 अक्टूबर का दिन, स्रोतों में जो जिक्र है वो तो कमाल का है। वो सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जवाब था। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, गंगा में स्नान किया और राखी भी बांधी गई थी, है ना? जी, रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि तुम हमें कागज पर बांट सकते हो, दिलों से नहीं। उस दिन को राखी दिवस भी कहा जाता है। क्या जबरदस्त प्रतीक था ये। बहुत शक्तिशाली। और इसी घटना से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का, मतलब अपना देश अपनी चीजें। हाँ, और इसका असर बहुत गहरा था। ये सिर्फ विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित नहीं रहा। लोगों ने विदेशी चीनी, नमक सब इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अच्छा। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, स्वदेशी बैंक और बीमा कंपनियां तक खुलने लगीं। ये आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैला। तो ये एक तरह से पहली अखिल भारतीय लहर थी, कह सकते हैं। आंध्रा में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में लाला लाजपत राय, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सब ने इसकी कमान संभाली। और नतीजा क्या? सरकार झुकी। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और ये जनता के सीधे संघर्ष की पहली बड़ी जीत थी। और इसी जीत ने एक नई सोच को ताकत दी। लोगों को लगा कि 3P का जमाना गया। यहीं से गरम दल की राजनीति का उदय होता है। बिल्कुल।
बंगाल विभाजन ने नरम दल की नीतियों की सीमाओं को उजागर कर दिया था। अब एक ऐसी पीढ़ी सामने आ रही थी जो इंतजार करने को तैयार नहीं थी। लाल बाल पाल। हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये इस नई सोच का चेहरा बने। और तिलक का वो प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा। अरबिंदो घोष जैसे विचारक तो अब सिर्फ सुधार नहीं, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। लेकिन गरम दल ने आम आदमी को कैसे जोड़ा? नरम दल तो शायद पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल था और तिलक ने इसका बहुत दिलचस्प हल निकाला। उन्होंने महाराष्ट्र में लोगों को जोड़ने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। जी, 1893 में सार्वजनिक गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किया। मकसद था त्योहारों के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद और गौरव की भावना जगाना। मतलब धर्म और संस्कृति को राजनीति से जोड़ दिया। बिल्कुल। और साथ ही अपने अखबार केसरी और मराठा में सरकार पर तीखे हमले किए। वो जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि सड़कों पर लोगों के दिलों में लड़ी जानी है। और जब ये राजनीतिक बहसें चल रही थी, उसी वक्त कुछ लोग एक और ही रास्ता चुन रहे थे, एक ज्यादा खतरनाक रास्ता। हाँ, क्रांतिकारियों का रास्ता। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी संगठित शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। 1896-97 में पूरा में चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने व्यायाम मंडल बनाया। व्यायाम मंडल? नाम तो काफी सीधा साधा लगता है। नाम सीधा था पर काम नहीं। काम था युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना। और उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। हाँ, 22 जून 1897 उस दिन उन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि प्लेग की रोकथाम के नाम पर ये अधिकारी आम लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे थे। ये एक संदेश था कि भारतीय चुपचाप जुल्म नहीं सहेंगे। और महाराष्ट्र के साथ साथ बंगाल, वो तो जैसे क्रांति का गढ़ बन गया था। बिल्कुल। बंगाल में क्रांति की मशाल पढ़े लिखे भद्रलोक नौजवानों ने उठाई। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी संस्थाएं बनी। उनका नारा था खून का बदला खून। और इसी से जुड़ा है मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। 1908 की बात है। इन दो लड़कों ने बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। हाँ, उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं बैठी थीं जो मारी गईं। इसके बाद जो हुआ वो त्याग की मिसाल है। पुलिस से घिरने पर प्रफुल्ल चाकी ने आखिरी गोली खुद को मार ली, ताकि वो पकड़े ना जाएं। जी, और खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, सिर्फ 18 साल की उम्र में। हाँ, 11 अगस्त 1908 वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बने। उनकी शहादत ने उन्हें बंगाल के लोकगीतों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो रातों रात एक हीरो बन गए। और ये आग सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं जल रही थी, इसकी लपटें तो लंदन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच चुकी थीं। हाँ, ये एक ग्लोबल आंदोलन बन रहा था। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ये तो बहुत मशहूर है। जी, ये सिर्फ एक हॉस्टल नहीं था, ये ब्रिटेन में भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। मदनलाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 में कजन वाइली को गोली मारी, वो भी इसी इंडिया हाउस से जुड़े थे। और मैडम भिकाजी कामा? उन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। उन्होंने 1907 में जर्मनी में भारत का पहला तिरंगा फहराकर दुनिया का ध्यान खींचा। और अमेरिका में गदर पार्टी तो एक अलग ही स्तर पर काम कर रही थी। बिल्कुल। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई। उनका मकसद था भारत में सशस्त्र क्रांति। वो गदर नाम का अखबार निकालते थे जो दुनिया भर में बसे भारतीयों तक पहुंचता था। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा है कोमागाटा मारू कांड। हाँ, 1914 का। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीयों के लिए कोई सम्मान या अधिकार नहीं है। हुआ क्या था उसमें?
376 भारतीयों को लेकर ये जापानी जहाज कनाडा पहुंचा, लेकिन नस्लभेदी कानूनों की वजह से उन्हें उतरने नहीं दिया गया। तो वो वापस आ गए? महीनों समुद्र में भटकने के बाद जब जहाज वापस कलकत्ता आया तो ब्रिटिश पुलिस ने यात्रियों पर गोलियां चला दी। 18 लोग मारे गए। इस एक घटना ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों में बदले की आग भर दी। तो अब हम इस दौर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, 1916 का होम रूल आंदोलन। जी, गरम दल का जोश, क्रांतिकारियों का बलिदान। इन सब के बाद ये एक नई तरह की संगठित राजनीति थी। यहाँ दो नाम बहुत अहम हैं, तिलक और एनी बेसेंट। हाँ, ये आंदोलन एक तरह से नरम दल के तरीकों और गरम दल के लक्ष्य का मिश्रण था। मांग थी होम रूल यानी स्वशासन की। और इसमें दो अलग अलग लीग थी ना? जी। ये दिलचस्प बात है कि दो लीग एक साथ काम कर रही थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे में अपनी लीग शुरू की, जिसका असर महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा था। और फिर एनी बेसेंट ने अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू की। एनी बेसेंट, जो आयरलैंड से आई थी, वो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम से भारत आई थीं और यहीं की होकर रह गईं। उन्होंने अपने अखबारों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के जरिए होम रूल के विचार को घर घर तक पहुंचाया। और इसमें बड़े बड़े नेता भी जुड़े थे। हाँ, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे नरम दल के नेता भी इस आंदोलन से जुड़े। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो अगर हम इस पूरे 30 साल के सफर को देखें, एक पैटर्न साफ नजर आता है। बिल्कुल। नरम दल की याचिकाओं से शुरू होकर बंगाल विभाजन के गुस्से से उपजे स्वदेशी और गरम दल, फिर क्रांतिकारियों का बलिदान और आखिर में होम रूल की एक देशव्यापी संगठित मांग तक, ये एक पूरी राजनीतिक यात्रा है। और इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे हर चरण ने पिछले चरण की सफलताओं और विफलताओं पर अपनी नींव रखी। बिल्कुल। नरम दल ने राजनीतिक चेतना की जमीन तैयार की और बंगाल विभाजन ने एक चिंगारी का काम किया। बिल्कुल, जिसने गरम दल और क्रांतिकारियों को ऊर्जा दी। और अंत में इन सभी के अनुभवों से सीखते हुए होम रूल आंदोलन ने स्वर शासन की मांग को एक परिपक्व और संगठित रूप दिया। जाते जाते इस सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि आंदोलन की मांग ब्रिटिश सिस्टम के भीतर कुछ अधिकार मांगने से शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर नियंत्रण मांगने तक पहुंच गई। ये पूरा दौर दरअसल गांधी जी के भारतीय राजनीति में आने से ठीक पहले का मंच तैयार कर रहा था। और सोचने वाली बात यह है कि अगर 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच वो कड़वी फूट न पड़ी होती और वे किसी तरह मिलकर काम कर पाते, तो क्या कहानी कुछ और होती? क्या आंदोलन और मजबूत होता है या फिर आजादी की लड़ाई के लिए विचारों का ये टकराव जरूरी था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमेशा हमारे सामने रखता है।